तो फाइनली सीएसआई नेट जून 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी, अदरवाइज आपके बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। बाकी इस वीडियो में काफी डिटेल में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, साथ के साथ एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फीस वगैरह सब कुछ देखेंगे। साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है तो 30 लाख तक की फेलोशिप जो आपको मिलती है, 30 लाख तक की, वो किस प्रकार मिलती है उसके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस के भैया प्रिपरेशन कर रहे हो तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। ये जो सीएसआई नेट की, स्पेशली सीएसआई नेट की जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके अंदर 560 क्वेश्चंस है जो विद डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। इसके अंदर कई सारे कॉमन टेस्ट पेपर हमने डाले। कॉमन टेस्ट पेपर का मतलब है कि 2-3 चैप्टर का मिलाकर एक टेस्ट बना दिया। तो जैसे आपने 2-3 चैप्टर पढ़े, आप टॉपिक का नाम वहां पर देख सकते हैं, है ना। वो जैसे ही आप उन चैप्टर को पढ़ते हो उसका ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो उसका ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। जब कंप्लीट आपकी केमिस्ट्री हो जाती है तो फिर इसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी इसका पे आपको नहीं करना है। बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज को वहां से ज्वाइन कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप एप्लीकेशन पर वहां पर ही आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अपन चलते हैं भैया मेन वेबसाइट पर। तो देखो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है सीएसआई नेट वाली, है ना। इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं जून 2025 की, जिसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर आपको समझाएंगे। और यहीं से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। जब रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करोगे तो 2 तरह के ऑप्शन आएगा, एक तो लॉगिन का आएगा और एक न्यू रजिस्ट्रेशन का आएगा ना। तो आप अगर पहले बार फॉर्म भरोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आगे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं ना, सारे ऑप्शन आगे आ जाएंगे, है ना। और जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये बुलेटिन आपके सामने खुलेगी, जिसको अपन डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये काफी बड़ी पीडीएफ है जिसको मैं समराइज करूंगा अभी थोड़ी सी देर के अंदर। यहाँ पर 93 पेज की पीडीएफ है, काफी बड़ी है। और इसमें से स्पेशली सीएसआई नेट केमिकल साइंस के स्टूडेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब हमने हाईलाइट कर दिए है और टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दिया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ऐसे टेलीग्राम चैनल पे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट उस पर आते ही रहते हैं ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी है जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 जून से 23 जून तक आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ के साथ ही जो फीस सबमिशन की लास्ट डेट है वो 24 जून 2025 है ना। और यहाँ पर आपका पेमेंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपए है, जबकि यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 600 है और यहाँ पर एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 325 रुपए। अब देखो इसमें पीडीएफ है, एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है गलती से लिख रहा हो। पीडीएफ जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को कोई एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर भैया आपका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 25 और 26 जून को रहेगी। अगर कोई भी गलती हो जाए फॉर्म भरते समय तो आप करेक्शन कर सकते हैं। पहले तो आप देख दाख के अच्छे से भरना, कुछ बातें मैं आपको भी बताने भी वाला हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है ताकि गलती नहीं हो। इस विंडो की आपको जरूरत ही ना पड़े। आपका जो एग्जाम होगा भैया ऑनलाइन बेस्ड पेपर होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एमसीक्यूज टाइप यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। और आपका जो एग्जाम होगा वो 26, 27 या 28 जुलाई को होगा। अब इसमें से एक्चुअली केमिकल साइंस की क्या डेट रहेगी वो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन इन 3 डेट में से कोई एक डेट आपकी रहने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो आपके एक्चुअली 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी फर्स्ट जो होती है वो जेआरएफ के लिए होती है ना। जिन बच्चों के टॉप रैंकर्स होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, उनको जेआरएफ मिलती है। और जो जेआरएफ जिनको मिलती है वो फेलोशिप भी उठा सकते हैं पीएचडी के दौरान, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो तीनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, यही टॉप कैटेगरी होती है ना। अब जो कैटेगरी सेकंड होते हैं वो थोड़ी सी
कम जिन बच्चों के थोड़े कम मार्क्स आते हैं उनको कैटेगरी सेकंड में एडमिशन होता है, इनको जेआरएफ नहीं मिलती, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलाउ होते हैं और पीएचडी के लिए भी अलाउ होते हैं। और जिनके और भी कम नंबर आते हैं वो एडमिशन टू पीएचडी इसके लिए अलाउ होते हैं, लेकिन उनको जेआरएफ भी नहीं मिलते। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो पीएचडी कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आपका जो मेन फोकस है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, कैटेगरी फर्स्ट। अब अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए कौन एलिजिबल होगा आगे अपन बात करेंगे मैं थोड़ी देर में ना। तो अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है तो भैया आपको कैटेगरी जेआरएफ ही चूज करनी है। वहां पर फॉर्म भरते समय आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या ये कैटेगरी चूज नहीं करनी। क्लियर है ना। इस कैटेगरी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ही होता है यार जेआरएफ थोड़ी निकलेगी मेरी, है ना, मैं तो अभी नेट ही कर लेता हूँ, नहीं तो पता चले मेरे नेट भी रह जाए फिर, है ना। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है और आपके थोड़े से कम नंबर आ गए, जेआरएफ के कट ऑफ को आप क्रॉस नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिकली आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। और इतने नंबर भी नहीं आए तो ऑटोमेटिक इस कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन अगर सपोज कर आपने चूज ही असिस्टेंट प्रोफेसर का कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके कितने भी ज्यादा नंबर आ जाए आपको जेआरएफ कभी भी नहीं मिलेगा। कुल मिला के जेआरएफ के अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड होता है। इसलिए आप अगर एलिजिबल है, हाँ, आपकी एज लिमिट इस क्राइटेरिया को फॉलो करते तो आप भैया जेआरएफ ही वहां पर चूज करना है फॉर्म भरते समय, अदरवाइज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, वहां पर क्लियर कर देंगे, है ना। अब बात करें अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जेआरएफ के थ्रू जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो पहले 2 साल तक आपको 37,000 पर मंथ यहाँ पर फेलोशिप मिलती है और 20,000 कंटेंजेंसी अमाउंट मिलते हैं। साथ के साथ ही जो नेक्स्ट 3 साल है उसमें आपको 42,000 पर मंथ फेलोशिप मिलते हैं और 20,000 पर ईयर आपको कंटेंजेंसी मिलती है ना। तो कुल मिलाकर ये तो साल में एक बार मिलती है 20,000 और ये पर मंथ है। तो जब आप इसकी 5 साल की कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये अमाउंट बैठते हैं अप्रोक्स 30 लाख 30 लाख रुपए, है ना, जो आपको पीएचडी के दौरान मिलते हैं। इसलिए आपका मेन टारगेट जेआरएफ होना चाहिए। कोशिश करनी है आपको हर कंडीशन में भैया जेआरएफ ही क्वालिफाई करे। और जो टेस्ट सीरीज बताए ना स्टार्टिंग में वो जरूर ज्वाइन कर लेना भैया, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा उससे ना। उसके अंदर काफी स्टैंडर्ड लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखो आप जब अप्लाई करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो अनरिजर्व्ड, जनरल अनरिजर्व्ड या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके एमएससी में मिनिमम 55% मार्क्स आपके चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ये तो ऐसे केस में आपके एमएससी में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए भाई, अनरिजर्व्ड और ये 55 और बाकी 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमएससी प्रवेश में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आप चाहे फर्स्ट से सेकंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर में हो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस कंडीशन क्या है कि अगर इस दौरान आपकी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है या आपके नेट वगैरह जो भी क्वालिफाई हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आपको आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जब आपकी एमएससी कंप्लीट होगी ना वो इसी क्राइटेरिया के लोग होने चाहिए, मतलब आपको मिनिमम 55 या फिर रिजर्व कैटेगरी तो 50% मार्क्स होना चाहिए, है ना। अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल कर गए मतलब आपका सिलेक्शन वैलिड माना जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बस उनको क्या है 2 साल के अंदर अंदर इस परसेंटेज के साथ एमएससी क्वालिफाई करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन केवल पीएचडी वाली डिग्री में होता है कि एडमिशन टू पीएचडी बताई थी ना 3 डिग्रियां, है ना, तो ऐसे केस में फिर एमएससी आपको 1 साल के अंदर क्वालिफाई करनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर, है ना, अदरवाइज फिर 2 साल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। और जेआरएफ के लिए जो 30 साल कैलकुलेशन करना है ना वो आपको 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग करना है। जिस मंथ में आपका एग्जाम होगा ना उस मंथ का फर्स्ट डे मतलब 1 जुलाई, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है तो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। और अगर आप इन कैटेगरी के स्टूडेंट है, कौन सी कैटेगरी है, यही है ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो गया, है ना, और इसी तरह से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह या फिर किसी भी कैटेगरी के वुमेन्स है तो ऐसे केस में 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 2 ही है, या तो 30 साल है या फिर 5 साल का रिलैक्सेशन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, है ना। आप अंतिम सांस तक
मरते दम तक फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है यार कि अब तो मरने वाले, लेकिन एक बार नेट का फॉर्म तो भर ही देता हूँ तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है स्पेशली केमिकल साइंस की तो बात करें, उसके अंदर 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए बी सी, है ना। पहले पार्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, 15 अटेम्प्ट करने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 0.5 नेगेटिव होगा। क्लियर है। पार्ट बी और पार्ट सी ये सब्जेक्ट के होंगे, मतलब स्पेशली केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंदर थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, लो लेवल नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और पार्ट सी के अंदर काफी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च लेवल या मैं कहता हूं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। वो टेस्ट सीरीज देखोगे ना आपको, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो आपके एग्जाम से अलाइन करते हुए बनाई गई है। आई थिंक क्लियर हो गई होगा, है ना। अब पार्ट बी के अंदर केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे, 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना, मैक्सिमम। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, 0.5 नेगेटिव होगा। पार्ट सी के अंदर केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसमें से आपको मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग 1 है। तो ऐसे करके आपके जो टोटल पेपर बैठेगा ना वो 200 नंबर का यहाँ पर बैठने वाला है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे पेपर में से, जिसमें से फाइनली 75 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखो पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, वो देख सकते हैं इसका सिलेबस, जबकि पार्ट बी और सी के अंदर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। आपका जो पेपर होगा ना बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में लिखा होगा। और यदि मान लो हिंदी इंग्लिश में से आपको कुछ गड़बड़ी लिखे ना कि यार हिंदी में अलग लिख रहा है, इंग्लिश में अलग लिख रहा है, ऐसा, तो इंग्लिश वर्जन यहाँ पर वैलिड होगा, इंग्लिश वर्जन वुड बी ट्रीटेड एज फाइनल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या कि देखो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर कि पार्ट ए बी सी में अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपकी टोटल परसेंटेज देखी जाएगी पार्ट ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर, ठीक है ना। लेकिन पार्ट ए बी सी में तीनों में मिलाकर आपको मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाना है, 33%। किसके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 33%। लेकिन बाकी जो कैटेगरी जैसे एससी है ना, एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनके लिए 25% है। अच्छा, ये क्राइटेरिया आपके जेआरएफ के लिए भी वैलिड है और ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैलिड होगा। देखो अगर आपने पिछली कट ऑफ वगैरह उसकी देखी होगी तो हमेशा देखा होगा 25% से कभी कम नहीं जा रही सीएसआर नेट में, है ना। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन है कि 25% से कम वालों को लेते ही नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का डाउट आ जाए, कोई भी समस्या आपकी हो जाए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, है ना। और ये जो है आपके एग्जाम सीरीज आप ये भी देख सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसका सबसे खास बात क्या है कि इसमें मेन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि वहाँ पर आप अच्छे से इसको देख सको। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी फिर भी डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही से, कमेंट करके हमको बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। और साथ के साथ ही आपको फिर बता रहा हूँ, एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ है और आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।